कहानी हर बार आती है। तो क्या आपके पुलिस वाले चिड़ीमार हैं? उनको 9 महीने की ट्रेनिंग इसीलिए देते हैं कि कोई अगर अपराधी आए और आपका पिस्टल छीन के भागने लगता है, जैसे कि वो एक जाति बिरादरी से विशेष करते हैं और हमारे ऊपर मतलब आप ये नहीं एक मिनट सवाल नहीं एक मिनट क्या आप ये कहना चाहते हैं, क्या शिवेंद्र पांडे ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार जो है एक जाति विशेष, आप सीधे सीधे नाम लीजिए ना, उस जात का नाम लीजिए। ये कह रहे हैं वो बहुत विद्वान हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बाप शंकराचार्य थे क्या कि वो आकर के सुबह से लेकर के शाम तक ज्ञान बांटते हैं? वहाँ से सबक दिखा दिया कि वो किस प्रकार से जी वो वही कहा जा सकता है। नहीं भाषा की मारे नहीं इस पे नहीं इस पे ताली नहीं। मैं इसको सही ठहरा रहा हूं कि क्या उस समय की पुलिस सही थी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार में सरेआम सड़क पे आईपीएस अधिकारी को बोनट में बांध के समाजवादी पार्टी के लोग खींच के ले जा रहे थे % के लोग, और शिवेंद्र पांडे जी को ये बताना चाहिए कि ये पहले 3% में आते हैं कि कौन से % में आते हैं, उसको अगर उनकी बात को समर्थन कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कमजोर है कि कोई भी आता है उसका पिस्टल छीन के भागने लगता है? चाहता हूँ इसी सरकार में हम लोगों ने चुनाव के बीच में देखा था कि एक एसपी साहब को थप्पड़ मारा गया चुनाव के बीच में। लाचार व्यवस्था, तो उस पर आपका उठना चाहिए था कि यहीं कानपुर देहात में एक दीक्षित परिवार उस बुलडोजर नीति में शहीद हो गया। तो भैया नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और यह शो है पत्रकार चाय वाला, एक ऐसी जगह जहां पे नेताजी लोग जनता के सवालों का जवाब देंगे। और आप लोगों से एक बात का वादा कि एक ऐसा शो जहां पे पत्रकार सिर्फ और सिर्फ जनता की बात करेगा, ना वो सत्ता का बात करेगा ना विपक्ष की बात करेगा, सिर्फ और सिर्फ जनता के सवालों को सत्ता शासन और जिम्मेदारों, जब मैं जिम्मेदारों कहता हूं तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आ जाते हैं, सबसे सवाल होगा। आज मेरे साथ इस शो में इस डिबेट कार्यक्रम में मौजूद हैं अंकित मिश्रा राष्ट्रवादी जी, इनके लिए जोरदार तालियां, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। उनके जस्ट बगल में शिवेंद्र पांडे जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी विचारधारा के समर्थक हैं। तो एक बार जोरदार तालियां यहाँ पे शिवेंद्र पांडे जी के लिए। उनके बगल में मनोज कुमार शुक्ला जी हैं, जो कि जिला पंचायत सदस्य भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं गोरखपुर में। जोरदार तालियां हो जाएं मनोज जी के लिए। और अंतिम और सबसे खास परिचय अनिल दुबे जी का। मैं खास क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। अनिल दुबे जी जो है कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं। यहाँ पे 2 अधिवक्ता हैं, शिवेंद्र पांडे जी भी अधिवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल, उत्तर प्रदेश का बजट सत्र चल रहा था, बहुत सारी बातें हुई, नेता सदन ने भी बहुत कुछ कहा, अखिलेश यादव जी ने जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी बहुत सारे सवाल दागे, निष्कर्ष बहुत कुछ निकला। लेकिन इन सब के बीच एक हादसा होता है मुख्तार अंसारी के केस को लेकर। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले सूचना आई कि उसमें से एक जो आरोपी था उसका इनकाउंटर हो गया। अब वो आरोपी था या फिर मुजरिम था, यह कोर्ट का फैसला और जो जांच पड़ताल चल रही है उसका फैसला। वहीं से शुरू करेंगे मुख्तार अंसारी के प्रकरण पे। योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि मुख्तार अंसारी किसका पाला हुआ गुंडा है, यह वक्तव्य था उनका। और मेरा पहला सवाल समाजवादी पार्टी के पक्षधर शिवेंद्र पांडे जी आपसे है। एक तरफ से अखिलेश यादव जी के फेसबुक और ट्विटर से ट्वीट होता है कि इस तरह से गुंडई चल रही है उत्तर प्रदेश में, शासन व्यवस्था का खस्ता हाल है, और दूसरी तरफ जब सदन में इसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हैं तो कहते हैं कि अतीक अहमद किसका गुंडा पाला हुआ गुंडा है। क्या कहेंगे इस पे आप? 2 बातें हैं विकास जी। सबसे पहले तो इनसाइड भारत टीवी के सभी जो दर्शक हैं उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और दूसरा, आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद की आज पुण्यतिथि है, तो उस महान क्रांतिकारी को आपके चैनल के माध्यम से नमन है। अब आते हैं आपके सवाल पे। आपने कहा कि सदन चल रहा था और सदन मुझे लगता है कि अभी 1 सप्ताह भी सुचारू रूप से नहीं चला था, और उत्तर प्रदेश के ऐसे जगह पे जो एक धार्मिक नगरी है, न्यायपालिका की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद प्रयागराज में ही है, वहाँ पे दिन दहाड़े एक अधिवक्ता, उसके गनर और तमाम लोगों पे गोलियां बौछार की जाती हैं, उसमें लोग मरते भी हैं, जख्मी भी होते हैं, इलाज चल रहा है। अगले दिन सदन में जब ये सवाल उठता है कि नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर, जिस 0 टॉलरेंस पॉलिसी की आप बात कर रहे थे, क्या अगर यही लॉ एंड ऑर्डर है जो नोएडा की फिल्म सिटी जहां शूटिंग होनी थी वो अगर प्रयागराज में तब्दील हो गया है,
तो मैं कहता हूं कि यह एक प्रश्न चिन्ह है, बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर। दूसरा, आपने कहा कि किसके पाले हुए गुंडे थे। आप नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये नेता सदन ने कहा। आपने ये प्रश्न मेरा सवाल है, लेकिन मैंने नहीं कहा। नेता सदन का पूछा हुआ प्रश्न आपने अपने माध्यम से कहा। आपने कहा किसके पाले हुए गुंडे हैं। आप आंकड़े उठा के देखिए, 119 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री रिकॉर्ड है, वो भारत के सदन में बैठे हुए हैं, एक सम्मानित सदन में। सवाल तो ये बनता है। अब आ गए आप मुख्तार अंसारी पे। मुख्तार अंसारी वर्तमान में किस पार्टी के हैं, वो किसकी सहयोगी है, पूरी जनता जानती है। स्लीपिंग पार्टनर कौन है, बहुजन समाजवादी पार्टी किसकी स्लीपिंग पार्टनर है, हर व्यक्ति जानता है। वह नेता राज्यसभा सांसद किस पद से हुए, उसके बाद से किस पार्टी से वर्तमान में और किस पार्टी में रहे। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जिस दावा और जिस हकीकत की गुड़गाना भरे सदन में कहते हैं कि आप जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चला रहे हैं, 6 साल सरकार होने के बावजूद आप विपक्ष से यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर आपने ऐसे वारदात को कराया क्यों। सवाल तो आपके इंटेलिजेंस पे उठता है, सवाल तो आपके पुलिस सिस्टम पे उठता है, सवाल तो उस पे उठता है जो आप अपने मैनिफेस्टो में, सुन लीजिए मेरी बात, आप मैनिफेस्टो में लेके आते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात। सवाल तो ये उठता है कि आखिर 6 साल में जहां एक आप डीजीपी परमानेंट नहीं दे पा रहे हो, आप शासन सत्ता और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो। आप जनता को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन जवाब ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मनोज शुक्ला जी हैं। या वही बात कि मुख्यमंत्री जी ने कहा और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने उस घटना के बाद लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल कर दिया, तो क्या उस लॉ एंड ऑर्डर की भरपाई के लिए अभी जो इनकाउंटर हुआ कुछ देर पहले उसको करवाया गया, ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, मिस्टेक तो हो गया था वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी 2017 की जब हम चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में लेके आई थी जो समाजवादी पार्टी पूर्व की सरकार है, जिनके कार्यकर्ता थाना और पुलिस चलाते, जिलाधिकारी कार्यालय चलाते। उत्तर प्रदेश से कानून नाम का कोई चीज़ उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया था। हमने वो वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करूँगा। ये जो इनकाउंटर हुआ उसका नहीं, इनकाउंटर उसकी एक कड़ी है। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध करेगा, जो भी गिरोहबंद अपराधी होगा, जो भी माफिया होगा, जो भी ज़मीन कब्जा करना चाहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी पे बैठते ही कहा था कि ऐसे अपराधी या तो जेल के अंदर होंगे या तो वो प्रदेश छोड़ के बाहर जाएंगे, और अगर उससे भी बाज नहीं आते तो फिर जो अपनी प्रक्रिया वो काउंटर है, वो अगर मुठभेड़ पुलिस को निशाना बनाते, अगर वो प्रशासन को ही टारगेट करते तो फिर प्रशासन अपना कारनामा कर रहा है। और ये जहाँ तक कहते हैं कि किसके पाले हुए किसके नहीं पाले हुए, 5 वर्षों में कौन नहीं जानता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर बहन बेटी की आबरू सड़क पे नीलाम हो रही थी। किसी को राह चलना, छिनैती, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार जिसका बोलबाला था, आज कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। एक घटना हुई है, एक घटना हुई है तो अभी देखिए, अभी इनकाउंटर हुआ। अरे हम तो ये भय है कि कहीं समाजवादी पार्टी के लोग अभी इनकाउंटर पे भी सवाल करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं की पार्टी में ऐसे माफिया लोग बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को ये लोग माला पहनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, मंचों पे शोभा बढ़ाते हैं, और अब जब इनकाउंटर होता है, चाहे कोई घटना होती है, तो हमसे सवाल करते हैं। उसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार अपने कानून के माध्यम से दे रही है, ऐसा मेरा मानना है। अतीक वाले सवाल पे आप पल्ला झाड़ लिए, लेकिन मेरा सवाल था अतीक वाली जो घटना हुई, अतीक अहमद की पेशी होनी थी हाईकोर्ट के सामने, शिवेंद्र जी का जो सवाल था हाईकोर्ट के सामने ये सब कुछ हुआ, माननीय उच्च न्यायालय के सामने ये सब कुछ हुआ। मैं आऊँगा, सवाल जरूर जोड़ लीजिएगा उसमें। आज पेपर ने अपने माध्यम से प्रकाशित किया है कि उस पूरे मुठभेड़ में या जो गैंगवार हुआ है 2 पार्टियों या 3 पार्टी जिसके भी बीच में, आज पेपर में हेडलाइंस है कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के किसी पदाधिकारी का भाई है। उस पर कितनी कार्रवाई होगी, यह भी एक समुचित सवाल आपके माध्यम से बनता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था कि क्या उसको उस घटना को भरने के लिए लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाने के लिए या इनकाउंटर करवाया गया है? मैं उस घटना को भरने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ, आपसे पूर्व में भी बताया कि ये उस घटना को भरने की बात नहीं, एक कानून की प्रक्रिया है। हम जो अपराध हुआ आप बता रहे हाई कोर्ट के सामने, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि ऐसी घटनाओं को रोकना ये कोई कुछ जादू की छड़ी नहीं लिया। लेकिन घटना होने के बाद क्या हुआ, घटना होने के बाद अपराधी जो अपराधी है उसके साथ सलूक क्या हो रहा है, कानून के शिकंजे किस प्रकार से उसके पीछे पड़ा हुआ है,
और ऐसी घटना जो आपने कहा कि अभी इनकाउंटर हुआ, तो इनकाउंटर जो भी अब पुलिस का वो प्रशासन का काम है, उनके साथ जो जागती हुई होगी, उनके साथ जो वारदात उन्होंने किया होगा वो परिणाम उसका आ रहा है, उसको भरने की बात नहीं, भरना तो आपको दिखेगा। ऐसी तमाम घटनाएं हुई। मैं कह रहा हूं कि अपराध होते रहते हैं, ऐसा अपराध हुआ है, आप भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपराधी जो जिनकी नियति खराब अपराध कर दे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी और प्रशासन की जिम्मेदारी जो है, एक तो प्रशासन का खौफ हो कि अपराध हो नहीं, लेकिन यदि अपराध होता है तो प्रशासन और शासन किस प्रकार का उसके साथ सलूक कर रहा है, अपराधी को कैसी सज़ा मिल रही है, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है, कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी है इस देश की, एक बड़ी पार्टी के रूप में भी रह चुकी है और आज भी राष्ट्रीय स्तर पे सिर्फ 2 पार्टियां हैं, अभी फिलहाल 3 पार्टियां हो गई हैं, आम आदमी पार्टी भी अब गिनी जा रही है कांग्रेस। लेकिन उत्तर प्रदेश की सदन में अभी उसकी संख्या जो है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती है। तो चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया पे और मीडिया के गलियारों में ही रह गया है। सवाल आपसे भी है कि इन तमाम मुद्दों पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड यही है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इनकाउंटर कर दिया हमने। पहली बात तो इनकाउंटर करना एक गलत कार्य है, वो होना नहीं चाहिए। बार बार ये सवाल उठता है कि एक अपराधी को पुलिस लेकर के जा रही थी और उसने उनका पुलिस वालों का पिस्टल छीना और भागने का प्रयास करने लगा और उसके बाद से पुलिस ने गोली मार दिया। यही कहानी हर बार आती है। तो क्या आपके पुलिस वाले चिड़ीमार हैं? उनको 9 महीने की ट्रेनिंग इसीलिए देते हैं कि कोई अगर अपराधी आए और आपका पिस्टल छीन के भागने लगता है। ये पहली घटना होती तो ये माना जा सकता था। हर बार अपराधी अगर यही कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल अगर खड़ा होता है तो उन पुलिस वालों पे खड़ा होता है कि वो एक अपराधी को पकड़ने के बाद भी उसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो पहले कहाँ उसको रोक पाएंगे? वो भागने लग रहा है, फिर आप उसका इनकाउंटर कर दे रहे हैं। पहली बात तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कार्रवाई है जो कि नहीं होना चाहिए। एन आई फॉर एन आई विल मेक अ होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये कहा गया है। अगर कोई मर जा, कोई किसी की हत्या करता है, आप शक के गुनाह पर 2-4 लोगों की हत्या आप भी करते हैं, आप हत्या कर रहे हैं, इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। ये नहीं होना चाहिए। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है? जब वो पिस्टल जुटा रहे थे कि मुझे उमेश पाल की हत्या करनी है, तब आपका इंटेलिजेंस कहाँ था? जब वो पिस्टल खरीद रहे थे तब आपका इंटेलिजेंस कहाँ था? जब वो प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे उसकी हत्या करनी है, तब आपका इंटेलिजेंस कहाँ था? जब वो वहाँ पहुँच करके वारदात करने के पास आ गए, तब आपका इंटेलिजेंस कहाँ था? आपका इंटेलिजेंस सोया रहता है और उसके बाद में जब कोई घटना घट जाती है और वो घटना जब हाईलाइटेड हो जाती है तो आप तुरंत 2-3 लोगों को पकड़ करके उसकी हत्या कर देते हैं। मैं उसको इनकाउंटर नहीं मानता हूँ, मैं उसको हत्या मानता हूँ और ये हत्याएँ की जा रही हैं, पुलिस के द्वारा ये हत्याएँ की जा रही हैं। अंकित, आपके पास आऊँगा। क्या इनकाउंटर, अभी उन्होंने सवाल कर दिया कि इस तरह से इनकाउंटर होना वो हत्या की श्रेणी में आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो जुडिशरी सिस्टम से आगे हो चुकी है? क्या वह जुडिशरी सिस्टम को नहीं मान रही है? क्या उनको अपने देश के संविधान न्यायालय पे भरोसा नहीं है? देखिए, बिल्कुल मैं आपके सवाल का मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। जहाँ तक रही बात हमारे साथी की, उन्होंने जो बताया, देखिए अगर कोई अपराधी है, उसने अपराध किया है और आप जान रहे हैं कि वो अपराधी है, और अगर उसका किस आप मैं आ रहा हूँ। अगर वो अपराधी है, उसने अपराध किया है, उसका नाम अगर अपराध की श्रेणी में आ रहा है, जो हमारी वैधानिक कार्रवाई है वो चले, और उसके बीच में अगर उसकी मुठभेड़ पुलिस से होगी तो आखिर उसके साथ क्या सलूक करेगी पुलिस? वो अपने आत्मरक्षा में कार्रवाई नहीं करेगी। अगर वो आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रही है तो निश्चित रूप से यही कानून का भी काम यही होता है कि वह किस प्रकार से जो है समाज में और किस प्रकार से समाज के लोगों में शांति का जीवन वो जी सके। इसके लिए अपराधियों पर किस प्रकार से नकेल कसी जा सके, किस प्रकार से भयमुक्त समाज का निर्माण हो, कानून और न्याय का भी यही काम होता है। तो अगर उनकी पुलिस की प्रतिरक्षा में अगर कुछ ऐसी कार्रवाई हुई है तो बिल्कुल पुलिस ने अपने प्रतिरक्षा में कार्य किया है, तो इस कार्य को मैं सराहना करता हूँ। मतलब आप इनकाउंटर प्रतिरक्षा में किया है, अगर प्रतिरक्षा में अगर उस अपराधी ने, जो कि सातिर किस्म का अपराधी था, अगर उसने पुलिस पे कोई, अगर उसने वही गोली पुलिस पे, अगर वही गोली अगर पुलिस पे चल गई होती, अगर वही गोली पुलिस पे चल गई होती तो आपके लिए अगर पुलिस वाले की हत्या हो जाती तो उसको आप सही मानते? नहीं मानते। नहीं, अभी इन्होंने एक सवाल किया और मैं उसका जवाब आपसे भी चाहता हूँ। इन्होंने सवाल ये किया कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कमज़ोर है कि कोई भी आता है उसका पिस्टल छीन के भागने लगता है? उत्तर प्रदेश की पुलिस कमज़ोर नहीं है। इसका जवाब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को जो टारगेट करता है, उत्तर प्रदेश पुलिस उसको मुंहतोड़ जवाब देती है। ये बोल रहे थे इनकाउंटर को हमने सही ठहराया, मैं इनकाउंटर को सही नहीं ठहराया, एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन मैं इसको
मैं इसको सही ठहरा रहा हूं कि क्या उस समय की पुलिस सही थी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार में सरेआम सड़क पे आईपीएस अधिकारी को बोनट में बांध के समाजवादी पार्टी के लोग खींच के ले जा रहे थे। ऐसी पुलिस उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है, ऐसी पुलिस पे लानत है उस सरकार को। पुलिस के ऊपर कोई वार करेगा, पुलिस को जान का खतरा होगा। ये जांच पड़ताल का विषय है। ये जो हमारे विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं, ये जाएंगे उसके जांच में जाएंगे, वो न्यायालय में लोग जाएंगे। इनकाउंटर कैसे हुआ, ये अभी का जो विषय है कि वो पुलिस पे अगर वार करना चाहते, पुलिस को अगर टारगेट करना चाहते तो पुलिस ने ऐसा काम किया। तो पुलिस का यही काम है। पुलिस अपनी आप भी आम आदमी के बारे में सलाह भी ऐसी नाते दिया जाता, लेकिन ये वो आत्मरक्षा में किए नहीं किए, ये जांच का विषय हो सकता है। जो विषय कर रहे हैं, विषय खड़ा करेंगे, उसका भी जांच होगा। इन्होंने चूंकि आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पे, मैं आता हूँ आपके पास आऊंगा। मैं आता हूँ। मैंने इनकाउंटर को गलत नहीं कहा है। मैं यह बात कर रहा हूं कि अगर आपकी पुलिस इतनी लाचार है कि हर बार उसका कोई पिस्टल छीन लेता है और भागने लगता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन पहले पुलिस वालों पे कार्रवाई करिए कि जो अपनी पिस्टल को नहीं संभाल करके रख पाते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। और हर बार अगर यही घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं इसको भी सवाल के घेरे में लाना चाहिए, और जिनका पिस्टल छीना जा रहा है उनसे भी सवाल करना चाहिए। बोनट वाला पहले जवाब ले लेता हूँ। समाजवादी उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। इसी सरकार में हम लोगों ने चुनाव के बीच में देखा था कि एक एसपी साहब को थप्पड़ मारा गया चुनाव के बीच में, जब जिला पंचायत का चुनाव चल रहा था। वो आपने नहीं देखा। मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार में भी पुलिस वाले मार खाते थे और आपके में भी खा रहे हैं। तो ये आप कोई अलग घटना नहीं बता रहे हैं। यानी कि दोनों सरकारों से आपको इस बात से शिकायत है कि दोनों सरकारों ने पुलिस के साथ वही किया है। बिल्कुल किया है, बिल्कुल एकदम सही बात कह रहे हैं कि समाजवादी जवाब ले लेते हैं। बोनट पे नहीं, पहले मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। दिक्कत इस बात की है कि अब यहाँ पे जो है आपने इनके ऊपर आरोप लगा दिया। नहीं, इन्होंने कहा मैं सवाल कर लूं। इन्होंने कहा कि क्या पुलिस तंत्र इतना कमजोर है कि कोई भी आता है पिस्टल छीन के लेके भाग जाता है। आपने जवाब दिया कि पुलिस समाजवादी पार्टी सरकार में इतनी लाचार थी कि बोनट पे बैठा के घुमाया जाता था। क्या कहेंगे? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा आरोप ये कि 2012 से लेकर 17 तक अभी तक इस बात को ये लोग भुनाते हैं। ये लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि 2012 से 17 तक गुंडों की पार्टी थी, गुंडा राज था। अब आप जवाब भी सुन लीजिए। लाचार पुलिस की व्यवस्था तो इस बात को दर्शाती है कि गोरखपुर के एक होटल में एक व्यापारी को मार दिया गया। अखिलेश यादव जी ने जब आवाज उठाया तो आपने उनकी बीवी को नौकरी दिया और वहां पे जो भी क्षतिपूर्ति दे सकते थे दिया। लाचार व्यवस्था तो उस पर आपका उठना चाहिए था कि यहीं कानपुर देहात में एक दीक्षित परिवार उस बुलडोजर नीति में शहीद हो गया। मैं उसको शहीद का दर्जा दूंगा। वो शहीद हो गया। माँ बेटी, आपकी व्यवस्था नहीं है। आपके यहाँ से एक IPS फरार है। लाचार व्यवस्था तो आपको यहां दिखानी चाहिए। DGP नहीं परमानेंट आपके पास है, लाचार व्यवस्था आपको यहां देनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, जो समाजवादी नीति की सबसे बड़ी देन है। पुलिस हेडक्वार्टर पूरे राज्यों के सचिव IAS आके कह चुके हैं इस बात को कि वैसा पुलिस हेडक्वार्टर जो है वास्तव में इस मॉड्यूल पे बनाया गया था जहां से आप बैठे बैठे एक काम कर सकते हैं। वहां 12 बजे तक अधिकारी नहीं है। सवाल तो इस व्यवस्था पे उठना चाहिए। हमेशा सरकार सत्ता में जो लोग नहीं है, कार्य आपके रिजिम में हो और उसका आरोप किसी और पे मर देना कि यह तो उन्होंने गलती की थी, इससे आप बच नहीं सकते। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधे बोनट वाली बात पे आप मुकर गए, उस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं दोनों बात कह रहा हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ कि दोनों बात समझिए। हम कहीं ना कहीं बीच में नहीं सवाल का जवाब मैं बताता हूँ। मुकुल द्विवेदी IPS की हत्या हुई, प्रशासनिक कार्यवाही हुई। जियाउल इस्लाम क्या नाम था, उस CO की हत्या हुई। ठीक, जियाउल हक की हत्या हुई, प्रॉपर कार्यवाही हुई। आज भी उसमें कौन लोग हैं, कौन उनको बचा रहा है? क्यों नहीं सरकार अगर मुखर होकर बुलडोजर नीति से कहा है ना सदन में कि हम तो दमीगोज कर देंगे, मटिया पलट कर देंगे, क्यों नहीं मिट्टी में मिला मिट्टी पलट? जिया उनके जो हैं CO साहब के हत्यारे हैं, आपके सरकार में बैठे हैं, सदन के भागीदार हैं, क्यों नहीं चला लेते बुलडोजर? केवल इस वजह से कि वो एक जाति बिरादरी से विशेष करते हैं और हमारे ऊपर मतलब आप ये एक मिनट सवाल एक मिनट क्या आप ये कहना चाहते हैं? क्या शिवेंद्र पांडे ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार जो है एक जाति विशेष, आप सीधे नाम लीजिए ना, उस जात का नाम लीजिए, उस जात का नाम लीजिए। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जहाँ अगर यह प्रश्न चिन्ह उठाए गए वो भी सही आंकड़े नहीं बोले गए। जिस बात को उच्च न्यायालय स्वयं नहीं, आप किस जात की बात कर रहे हैं? जिस बात की उच्च न्यायालय स्वयं पुष्टि कर चुका है कि आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आप किस जात विशेष की उस बात पे आ रहा हूँ।
मैं उस बात पे आ रहा हूँ। हमने उस दिन भी कहा था, मैंने उस दिन भी कहा था, और ये बात सदन में उस दिन भी उठी थी कि अगर उन अपराधियों की सूची है तो आप टेबल के हाउस पे वो सूची प्रकाशित कराइए, और शायद मुझे लगता है कि अभी तक वो प्रकाशन टेबल पे आई नहीं होगी। मैं कह तो रहा हूँ, नाम स्पष्ट करिए। अगर आप तो अभी आप आरोप लगा दिए कि जात विशेष का है। आप नाम ले लीजिए, आप नाम ले लीजिए। मैंने कह दिया कि आपने नाम ले लिया। जातिगत द्वेष भावना में बहकर काम करना केवल किसी एक सरकार, जात की बात कर रहे हैं? किसी एक सरकार, किस जात की बात कर किस रहे हैं? सरकार, सुनिए, जातिगत भेद भावना के आधार पर किसी एक सरकार की नियत नहीं, हर सरकार की नियत। जातिवादी होने का आरोप लग गया क्या उत्तर प्रदेश की सरकार? भाई इतना नहीं, पहले ये बताइए, एक इस सवाल का तत्काल जवाब ले लूं, भूल जाऊंगा। क्या उत्तर प्रदेश में एक जात की चल रही है? क्या किसी जात विशेष के गुंडे रहेंगे तो उस जात विशेष, अब ये तय करना होगा आपको और आपको, क्योंकि यहाँ पे बुझौनी बुझा, वो भी बुझौनी बुझा रहे हैं और उत्तर में भी बुझौनी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्व समाज की सरकार चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्व समाज की काम करती है, अंत्योदय के आधार पर काम करती है। लेकिन जहाँ तक जातिवाद की बात है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 86 वो पीसीएस अधिकारियों के चयन में ये 56 एक जाति के लेके आते हैं, और ये जातिवाद का आरोप लगाने वाले लोग हैं। ये जातिवाद के मंच पे नंगा नाच करने वाले लोग, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे जातिवाद का आरोप लगाएंगे। अपने इनके चेहरे बेनकाब हैं, इनके चेहरे बेनकाब हैं। ये अपना पर्दा पहले उठाएं। बस इतना मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आपस में डिस्कस ना करें, ये विनम्र निवेदन है। यह मंच नहीं, दोनों लोग बीच में मत गए। सवाल का आप एक नहीं, सवाल का जवाब ले लेता हूँ। आप एक नहीं, अगर 10 भाजपा के भी प्रवक्ता खड़े कर देंगे, मैं चुपता हुआ सवाल तो करूंगा। ठीक है, सुनिए, सवाल आप कीजिएगा। विकास जी, अगर आप लोग, ये तो टीवी डिबेट हो जाएगा। पत्रकार चाय वाला, एक मिनट, पत्रकार चाय वाला वो जगह है, उसको वो जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ पे प्रवक्ता लोग आएंगे तो आपस में डिबेट झौ नहीं करेंगे। हर एक की बात स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो उन लोगों में जिनसे तंग आके एसी की नौकरी छोड़ के विकास गोस्वामी सड़कों की और चाय ठेले की और गांव की पत्रकारिता कर रहा है, अंतर क्या रह जाएगा? आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। जब मैं माइक लेके आऊँगा तो आपका जो सवाल होगा आप बिल्कुल बोलिए, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। यह मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये निवेदन स्वीकारेंगे, और मैं आऊंगा, मैं सबके पास आऊंगा। सवाल का जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लीजिए। जो इन्होंने पूछा कि जातिवाद 86 जो भी उन्होंने किया, मैं मानता हूं इस बात को कि समाजवादी पार्टी में जातिवाद होता था, पर आपके मानने से नहीं ना होगा। जिनसे सवाल था वो तो नहीं मान रहे ना माने, मैं अपनी बात बता रहा हूं, पर मैं ये भी मानता हूं कि इस सरकार में भी जातिवाद हो रहा है, और इस सरकार में भी भाई भतीजावाद हो रहा है। इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय से हम लोग पढ़ करके निकले हैं, और छात्र राजनीति हम लोगों ने किया है। जा करके पता लगाइए कि अभी जो भर्तियाँ हुई हैं शिक्षकों की, उसमें किस जाति की बहुलता है, और अगर उनके अलावा किसी जाति के लोग हैं तो उनके पिताजी, उनके चाचा जी वहाँ से पहले प्रोफेसर रहे हैं कि नहीं रहे हैं, इस बात को आप जा करके पूछिए। और 80% 60% लोग एक जाति के वहाँ पे भर्ती हुए हैं, इसका जवाब कौन देगा? आप जिस जात की बात करना चाहते हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के सजाती हैं, और योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि वो किस जाति के हैं। नेपोटिज्म तो हर पार्टी दिखा रही है सर। अब अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो वहाँ पे भी नेपोटिज्म मिल जाएगा, यहाँ पे भाजपा की बात करेंगे नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं मान रहा हूँ नेपोटिज्म। आप भाजपा में भी, सपा में भी, हर जगह तो नेपोटिज्म है। आप मेरी बात समझिए, नेपोटिज्म का आरोप तो आप लगाते हैं ना, तो साफ तो आपको होना चाहिए। हम तो मानते हैं, हम मान रहे हैं इस बात को कि आप नेपोटिज्म करते हैं। नहीं, हम मान रहे हैं कि गांधी परिवार में कहीं ना कहीं वो गुण है। आप केवल नेपोटिज्म का आरोप लगा करके आप उनको सत्ता से हटा नहीं सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गांधी परिवार का राहुल गांधी आपके खिलाफ जम करके लड़ाई लड़ रहा है, तो आप यह आरोप लगा दें कि नेपोटिज्म का है और हम उन्हें बाहर कर दें, ये नहीं हो सकता है। पर आपको अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि किस जाति के लोगों को प्रोफेसर। मैं अगले सवाल पे आता हूँ। अगला सवाल, और सदन का बहुत बड़ा हिस्सा था मेरे साथ इस समय, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सवाल सभी से है, रामचरितमानस, राम हमारे लिए, हमारे मतलब कि पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए श्रद्धा का विषय है। रामचरितमानस पे बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ, और यहाँ पे मेरा पहला सवाल फिर से शिवेंद्र पांडे जी से है। रामचरितमानस के साथ जो हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो किया, मैं इस सवाल का जवाब सवाल से नहीं चाहता हूँ, जवाब से चाहता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो किया, क्या आप उससे सहमत हैं? सवाल क्या किया उन्होंने?
उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाया उन्होंने कि गलत लिखा हुआ है उसमें, गलत लिखा हुआ है उसमें। नहीं आप बताइए, वो सवाल आप बताइए, नहीं आप बताइए, आप वो सवाल बताइए। उन्होंने एक वहाँ का चौपाई लिया, उस चौपाई को आपको पता है वो चौपाई? मुझे नहीं पता, आपको बिल्कुल पता है, आपको बिल्कुल पता है। किसी को अपमानित नहीं। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। जी जी, क्या गलत है इसमें? अब ये तो शंकराचार्य या तो देश के बड़े बड़े शंकराचार्य आगे आके बताएं इसमें क्या गलत है क्या सही है। नहीं आप हमको बता दीजिए। आप बीच में नहीं 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 बीच मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो मैं भी बीच में नहीं अब मैं आ रहा हूँ, अनिल भैया मैं आ रहा हूँ। मैं माइक आप लोग के पास भी आएगा, इनसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ फिर आपके पास आता हूँ। आप हमको बता दीजिए कि क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हैं? पहली बात समझ लीजिए, अगर आप ये डायरेक्ट अगर ये वर्ड मेरे मुंह से डाल के खींचना चाहते हैं कि मैं किसका समर्थन कर रहा हूं किसका नहीं, हमने कहा, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं। बिल्कुल। क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हैं? इस बात को समझिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अगर किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में, किसी भी पढ़े जाने वाले महाकाव्य या कोई कविता पाठ जो आप कह लीजिए जिसकी अगर आस्था है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं हिंदू धर्म के स्वावलंबी है, केवल इस वजह से कि वो फॉरवर्ड जाति में नहीं आते हैं, वो प्रश्न नहीं उठा सकते क्या हिंदू धर्म का स्वावलंबी अपने धर्म पे प्रश्न नहीं कर सकता? इस चौपाई में फॉरवर्ड जाति कहां से आ गया? इस चौपाई में सुनिए, पहले बात सुनिए। उसमें जो शब्द लिखे गए शूद्र, महिला और सारी चीजें, इसमें उन्होंने कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखता हूं। देश के सबसे शीर्ष स्थानों पर बैठे शंकराचार्य जो हमसे बेहतर धर्म को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और समझा भी सकते हैं, उनको भी आमंत्रित करते हैं। हम तो इसका स्वागत करते हैं भाई, इस पे एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसको इस नैरेटिव, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का, सुनिए विकास, मैं आता हूं इसको केवल इस नैरेटिव में फैलाना जिसकी स्पष्टीकरण एक नहीं 1000 बार दे, मैं जवाब ले लेता हूं, 1000 बार जवाब ले लेता हूं। नहीं, इसकी स्पष्टीकरण 1000 बार दिया जा चुका है। मैं जवाब ले लेता हूं कि हम किसी भी धर्म ग्रंथ का विरोध नहीं करते हैं, हम सारे धर्म। मैं आता हूं। देखिए बहुत सारी बातें इन्होंने कहा है। जो पहली बात तो ये सवाल का जवाब सवाल से देते हैं, दूसरी बात इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं, तीसरी बात इन्होंने कहा कि अगर कोई, इन्होंने रामायण को क्या कहा कि एक पढ़ा जाने वाला काव्य, क्या रामायण केवल एक पढ़ा जाने वाला काव्य है? रामचरितमानस या रामायण हमारा वो धर्म ग्रंथ है जिसने इस संपूर्ण विश्व को किस प्रकार से आदर्शों से स्थापित किया। रामचरितमानस किस प्रकार से हमारे संविधान के पहले पृष्ठ पर राम दरबार का चित्र अंकित हुआ। यह चित्र बताता है कि किस प्रकार से राम राज्य की जो संकल्पना है वो हमारे भारतीयों में होनी चाहिए, पूरे विश्व में होनी चाहिए, किस प्रकार वो आदर्श से स्थापित किए जा रहे हैं। और दूसरी बात, जिस पंक्ति पे इतना उन्होंने अपने आप को, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य एक हारे हुए बुझे हुए एक नेता हैं, उनको कोई जानता नहीं। उनकी बेटी की सांसदी भी जा रही है, 24 आ गया है। उनको स्वयं जो है अपनी सीएफ सीट समझ करके जिस सीट को बदल करके लड़े थे, जनता ने वहाँ से सबक दिखा दिया कि वो किस प्रकार से जी वो वही कहा जा सकता है। उनके लिए इस पे ताली नहीं, इस शब्द को वापस लीजिए। जिस प्रकार से पहले इस शब्द को वापस लीजिए। जिस प्रकार से नहीं, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगा, मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। नहीं क्यों, कुछ नहीं होगा। आप वो हमारे रामचरितमानस पे हमारे संत तुलसीदास के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, हम उनको क्या कहेंगे? जिस शब्द अमर्यादित शब्द नहीं। कौन होता है मूर्ख? कौन होता है मूर्ख? वो होता है जो क्या सही है क्या गलत है। एक मिनट, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मूर्ख वही होता है जो मूर्ख वही होता है जिसको पता नहीं क्या सही क्या गलत। और रामचरितमानस की जिस पंक्ति पे उन्होंने इतना हंगामा खड़ा करके खुद को हाईलाइट करने का एक माध्यम बनाया समाजवादी पार्टी ने उनको आगे कर करके, तो आप खुद ही बताइए कि वह जो डायलॉग, पहली बात तो उसके अर्थ को जाएंगे तो उसमें कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है। दूसरी बात, वह बात कह कौन रहा है? वह कह रहा है, वो बात जो है जब भगवान राम ने जो है लगातार इतने दिनों तक तपस्या किया उसके सामने, समुद्र के सामने कि सूख जाइए, उसके बाद वो जब उनको गुस्सा आता है, जिस प्रकार से उनकी विनती नहीं स्वीकार करता है, तो समुद्र का कहा हुआ कथन है, न तो वो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, न तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो तो एक कहा हुआ पात्र का कथन है। आप फिल्में देखते हैं क्या, उसमें जो फिल्में में जो विलन होता है उसके डायलॉग को आप उसका डायलॉग मानेंगे? वो उस समय की जरूरत होती है, उन चीज़ों की जरूरत होती है, और उसमें भी ऐसा कुछ गलत पहली बात नहीं कहा गया। तो लेकिन क्या करना था, कोई जान नहीं रहा था, कोई नाम नहीं ले रहा है, जहां सेफ सीट समझ के जाने रहे थे वहां से भी चुनाव हार गए हैं। तो अब जनता का आकर्षण किस प्रकार से खींचे? अगर वह और किसी धर्म को गाली नहीं दे सकते तो उनके पास हिंदू धर्म ही बचा हुआ है जिसको वह गाली दे सकते हैं, जिसके संत तुलसीदास के खिलाफ पूरी समाजवादी पार्टी उनको आगे करके अभियान चला सकती है, खुद को अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, मात्र वही कारण है। और चलिए मैं अगली टिप्पणी अनिल दुबे से लूंगा और फिर अंतिम में आपके पास आऊंगा, और उसके बाद से फिर तीन लोगों का, आप इनकी बात सुन लिए।
और सबसे बड़ी बात कि कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। ये निवेदन मैं हमेशा करता रहूँगा, प्रयास और निवेदन ये मेरा काम है। बाकी आप लोग मेरी बात को मेरे चूँकि मैं तो भाई यहाँ पे किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ नहीं, तो मेरे निवेदन को आप लोग कितना स्वीकारेंगे। ये जनता देख भी रही है, तो मैं जनता से शिकायत करूँगा आप लोगों की, अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुने तो। भाई मेरा तो निवेदन है कि आप लोग बीच में मत बोलिए। अनिल दुबे जी, रामचरितमानस आपने शिवेंद्र पांडे जी को सुना, स्वामी प्रसाद मौर्य, सारा आप लोग आप प्रकरण जानते हैं। क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस और सबसे एक सवाल और रहेगा शिवेंद्र जी, इसको अभी नोट कर लीजिए। वहाँ पे बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी 3% बनाम 97% कर रहे हैं, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन फिलहाल आपका जवाब। देखिए, कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि जो भी व्यक्ति इस देश में विकास को लेकर के बात नहीं कर रहा है और किसी ऐसे मुद्दे को ले आ रहा है जो वहाँ से भटके बात, महंगाई को नहीं लेकर के आ रहा है, और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी चीज़ों को लेकर के एक डिस्कोर्स बनाना चाह रहा है जो महंगाई और विकास से हट जाए मामला, तो हम उसके खिलाफ हैं। दूसरी चीज़, जो चौपाई उसमें लिखी गई है, उसमें जिस गंवार की बात की गई है वो गंवार स्वामी प्रसाद मौर्य है और उन्हीं को ताड़ने की बात कही गई है, और ऐसे गंवारों को हमेशा ताड़ना चाहिए। ऐसे गंवार अगर ताड़े नहीं जाएंगे तो अब हमेशा वो बोलते जाएंगे और समाज में विद्वेष फैलाएंगे। अब किस तरीके से ताड़ना है उनको, ये कानून जाने। कानून में भी, आईपीसी में भी 295 में इसकी व्यवस्था बनाई गई है कि किस तरीके से उनको ताड़ना है, और सीआरपीसी में भी 107-16 में उनकी व्यवस्था बनाई गई है कि बिना कुछ बोले उनको जेल के अंदर 6 महीने तक ठूस दिया जाए, तभी उनको जो है समझ में आएगा। इस तरीके से उनको समझ में नहीं आएगा। वो दिन में सुबह उठते हैं तो भाजपा पे आरोप लगाने लगते हैं, हिंदू धर्म पे आरोप लगाने लगते हैं, और उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में पड़ी हुई हैं, तो उनको यह समझना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों को एक सामंजस्य बना करके रहना है। आपकी बेटी मलाई चाटे भाजपा में और आप सुबह से उठ करके उसको गाली दें, तो कहीं ना कहीं मुझे तो यह लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी से ही पैसा लेकर के समाजवादी पार्टी में गए हुए हैं और उसी का डिस्कोर्स बनाए हुए हैं कि समाज में इस तरीके की बात हो कि धर्म पे बात हो जाए। मेरी अब बात समझिए, आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जो समाज में धर्म के नाम पे वोट पड़े। और अभी आपने इनसे जो सवाल पूछा चौपाई पे, इनको पता ही नहीं है, ये कह रहे हैं वो बहुत विद्वान हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बाप शंकराचार्य थे क्या कि वो आकर के सुबह से लेकर के शाम तक ज्ञान बांटते हैं रामचरितमानस पे और रामायण पे और हिंदू धर्म पे? उनके बाप कौन है कि वो संस्कृत का कक्षा 5 तक भी वो पढ़ाई किए हैं कि सुबह से शाम आकर के जो है रामचरित? नहीं, अभी एक और बात, वो महाराष्ट्र में जा करके ये कहते हैं कि 3% जो ब्राह्मण हैं वह बलात्कारी भी होगा तो पूजनीय होगा। इस तरीके की उनको बात करनी चाहिए। कौन बलात्कारी है जिसकी वो पूजा करते हैं? शायद वही ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करते होंगे जो बलात्कारी होगा, और अगर ब्राह्मण समाज है तो जो बलात्कारी हो उसका हमेशा से बहिष्कार करने का काम करता है। और ब्राह्मण तो ये कहता है कि अगर हमारे अंदर कोई इस तरीके का व्यक्ति छुपा हुआ है जो गलत कार्य करता है तो उसको सबसे पहले आकर के उसको। भाई रावण खुदा ब्राह्मण था, लेकिन भगवान राम ने उसका संहार किया। तो वही तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं ना, हम लोग तो हमेशा से इस तरीके की बात करते हैं। तो आप ये बात क्यों कर रहे हैं कि 3% के लोग, और शिवेंद्र पांडे जी को ये बताना चाहिए कि ये पहले 3% में आते हैं कि कौन से परसेंट में आते हैं, उसको अगर उनकी बात को समर्थन कर रहे हैं। ये सवाल का जवाब पहले दें, उसके सवाल सुन रहे हैं, वो सवाल सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शिवेंद्र पांडे जी को बधाई दूंगा कि आपने बोला तभी उन्होंने बीच में नहीं बोला, आपने बोला तभी उन्होंने बीच में नहीं बोला। तो सवाल पहले हमारा सुन लीजिए, सवाल इनसे पूछ लीजिए कि ये 3% में आते हैं कि नहीं आते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया है, मैंने पहले, और वो सुन भी रहे हैं बहुत शालीनता से। लेकिन उससे पहले मैं मनोज भैया का, मनोज जी आपका क्या स्टैंड है? रामचरितमानस इतना बवाल कटा और उसके बाद से फिर मुख्यमंत्री जी सदन में आते हैं और उसकी पूरी व्याख्या करते हैं। हालांकि मेरा यह मानना है कि उसके बाद से अखिलेश यादव से पूछना चाहिए था सदन में जो अध्यक्ष जी थे उनको खड़ा होकर कि भैया आप इस जवाब से संतुष्ट हैं कि नहीं, क्योंकि सदन सत्र चलने से पहले ही अखिलेश यादव जी काफ़ी दिन से यह बात कह भी रहे थे कि मैं जब सदन चलेगा तो मैं नेता पक्ष से पूछूंगा कि मैं कौन हूँ, शूद्र का, मैं शूद्र में आता हूँ कि नहीं। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे जारी थी। शिवेंद्र जी, दो लोगों को आपने सुन लिया, चूँकि सारा मामला अभी आप ही के ऊपर केंद्रित है, तो मैं इनका जवाब ले लेता हूँ और इन सवाल के साथ मैं आपके पास आऊँगा। जो ये रामचरितमानस पे इन्होंने सवाल किया, रामचरितमानस को शायद वो राजनीति के तहत उसी चौपाई को उन्होंने पढ़ा होगा। रामचरितमानस भगवान राम का आदर्श पिता के प्रति, माता के प्रति, समाज के प्रति, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो रामचरितमानस को जानता होगा वही लोकतंत्र को में विश्वास करता है। असली लोकतंत्र उसी रामचरितमानस में निहित है। और ये जो बात करें शूद्र हूँ क्या हूँ, वो नारा लगाते प्रश्न पूछेंगे, वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की भावना को कैसा उन्होंने आहत किया कि संविधान के रचयिता भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान को बनाते लिखते हैं, वो संविधान के अधिवक्ता भी हैं। संविधान के खोलते ही
भगवान राम का राज दरबार उसमें सजा हुआ है। यानी कि ये जानबूझ करके केवल राजनीति के तहत इस प्रकार का काम करते हैं। इनको परसेंटेज की राजनीति करना है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए सपने को धूल धूमिल कर रहे। केवल उनके लोगों को बहकाने का जो दूर तक इन्होंने चाल किया है, ये आने वाले समय में जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य व्यक्तिगत तो आज कहीं के नहीं रह गए, वो अपना चुनाव हारे, उनका बुरा पराजय हुआ। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को भी ले डूबने वाले, डूबी हुई नाव है और भी डुबो देंगे जो इसका कहीं ऊपर आने वाली नहीं। आखिरी टिप्पणी मैं लूंगा शिवेंद्र पांडे जी से, और उसके बाद से फिर 30-30 सेकंड आप सभी लोगों के पास होगा आखिरी टिप्पणी के लिए। एक दूसरे के ऊपर जो भी कटाक्ष करना रहेगा, आपके बाद आपको दोबारा भी मौका मिलेगा। तो 30-30 सेकंड चारों लोगों को अंतिम वो पायदान रहेगा इस कार्यक्रम का। लेकिन फिलहाल में आपने अंकित मिश्रा को भी सुना, आपने अनिल दुबे को भी सुना, और आपने जो है मनोज शुक्ला जी को भी सुना। यहाँ पे मैं सोच रहा था विपक्ष एक तरफा रहेगा, कम से कम विपक्ष एक तरफ रहेगा, लेकिन कांग्रेस से अनिल दुबे ने भी आपसे सवाल पूछ लिया। भाजपा से नहीं वो कांग्रेस से, लेकिन बोल भाजपा की भाषा रहे। अच्छा, भाजपा की भाषा, ठीक है ठीक है। अब देखिए अनिल जी, एकदम नहीं बोलना है। विकास जी, बहुत अच्छी बात लगी पहला है, सवाल बहुत अच्छी बात लगी कि इतना जागरूक अधिवक्ता और बतौर कांग्रेस पार्टी के एक डेलीगेशन के माध्यम से हमसे ये सवाल किए। आपकी नैतिकता तब कहाँ मर गई थी जब संजय निषाद किसी शंकराचार्य के लड़के थे क्या? जब वो राम जी, अरे एक सेकंड सुन लीजिए, अब बोलिए मत बीच में। मैं बिल्कुल दीजिएगा, आप बीच सुनिए सवाल। संजय निषाद जब बोल रहे थे प्रभु राम के पैतृत्व पे सवाल, तो आपकी नैतिकता मर गई थी या पूरी भारतीय जनता पार्टी के? सुनिए दूसरा सवाल, जब इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जब यह कहते हैं कि सीता माता के मातृत्व पे सवाल खड़ा करते हैं, तब ये पूरी भाजपा की नैतिकता मर गई थी क्या? और पूरा डेलीगेशन विपक्ष का सो गया था क्या? हमने क्या कहा कि जब सामंतवादी सोच की नीति आ जाती है और किसी पिछड़े और दलित का नेता जब समाज में कुछ कहता है, तो उसको किसी ना किसी तरह, वो जो बुलडोजर पॉलिसी की नीति बनी है ना, उसके नीचे कर्टेल करके उसके ऊपर चढ़ जाओ, उसको बोलने मत दो, क्योंकि वो दलित है, वो पिछड़ा है, वो शोषित है, वो नहीं कह सकता है। और यह कहीं ना कहीं सामंतवादी व्यवस्था को परिलक्षित करती है। और एक बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, हम अपने लिए नहीं हैं, हम अपनों के लिए हैं, और अपने वो हैं जो सदियों से शोषित और पीड़ित हैं। ठीक है, अब वो सवाल का जवाब तो दे दीजिए एक लाइन में। क्या सवाल है आपका? 3% में आते हैं कि नहीं? मैंने कहा कि हम अपनों के लिए नहीं हैं। आप सीधा नहीं समझिए मेरी बात को, हम अपने लिए नहीं हैं, हम अपनों के लिए हैं, और अपना वही है जो सदियों से शोषित और पिछड़ा। 3%, 1 मिनट में आता हूँ आप लोगों से, मैं जनता के पास भी आता हूँ। मैं एक बार जनता से सवाल ले लेता हूँ, ताकि जिनसे जिस पार्टी से पूछना आप लोग पूछ सकते हैं। आपको पूछना है सवाल? किन से पूछना है सवाल? मैं समाजवादी पार्टी के भाई साहब से पूछना चाहूँगा कि ये जिन महाशय का नाम ले रहे हैं मौर्य जी का, वो मौर्य जी पिछड़ों की आज राजनीति करते हैं, वो पिछड़ों की राजनीति करते हैं। ये बताइए, संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया, उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु भी एक ब्राह्मण जाति से आते थे। ये लोग बस, चलिए सवाल नोट कीजिएगा। और आगे इधर भी किसी को सवाल पूछना है? आपको कोई सवाल किसी से पूछना है? इधर आ जाइए, इधर कैमरे में आ जाइए। देखिए ये जो कह रहे थे स्वामी किससे पूछना है सवाल? समाजवादी पार्टी से। आज मतलब यही आप सबके दुब्बर पातर समाजवादी पार्टी लगा था, सत्ता शासन। समाजवादी पार्टी लोग बोले हैं कि क्या बोलता है उसको, मुख्तार अंसारी की जो बात कर रहे थे कुछ देर पहले, भी कहे थे ना कि अपराधी, अरे हम उनको शरण नहीं दिए हैं। मुख्तार अंसारी जब दंगा कराया था और जब मऊ में दिन दहाड़े कार्बाइन लेकर के जिप्सी बैठ के घूम रहा था, किसकी गवर्नमेंट थी? जरा यही बता दें हमको, इनसे यही हम पूछना चाहते हैं। चलिए सर, ये तो जनता का सवाल है। कार्बाइन लेके घूम रहा था, जिप्सी में कार्बाइन लेके घूम रहा था, किसकी पार्टी थी? सरकार सत्ता सब कुछ आपकी है, 2014 से आप हैं, अब ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, 17 तक तो आप थे ना। समझिए मेरी बात को, सुनिए। जब आप संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर सकते हैं, जब आप नेता प्रतिपक्ष को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप किसी के घर पे सीबीआई ईडी को भेज सकते हैं, तो 10 साल गवर्नमेंट में रहने के बाद से प्रतिपक्ष में जो पार्टी है उससे ये सवाल कर रहे हैं, अरे जो कानून बना है उसके तहत कार्रवाई कीजिए। हमने रोका है। सुनिए विकास जी, मैं डीजीपी हूँ, मैं प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देख रहा हूँ, हमारी सरकार है। आपको सवाल किस पार्टी से पूछना चाहिए? आपके जवाब लास्ट में ले लेते हैं जी। इन्होंने जो मैंने सवाल पूछा कि ये 3% में है कि नहीं है, उन्होंने तो जवाब दे दिया, शायरी याद आ गया उनको। अरे भाई, शायरी मार के परंपरा सिखा रहे थे, शायरी मार के उन्होंने जवाब हाँ, तो शायरी ही मार पाएंगे और कुछ नहीं मार पाएंगे। इनको जवाब देना चाहिए था कि 3 में है कि 13 में है कि कहाँ है, पहले ये बता दें इस बात को। वो 3-13 या 97-3 या 3-13? देखिए एक बात समझ, नहीं 97-3 या 3-13
13 में है, 97 में है, 98 में है, 85 में है, कहाँ है वो बताएं। इस बात को उन्हें बताना चाहिए कि 15 में है। बहुत शानदार शायरी बताए। अरे भाई शायरी से तो आप अगर आप समझ पाए हो तो बताइए। आखिरी टिप्पणी आप सब। पहले मैं उनका जवाब दूंगा, पहले आपसे मैं पूछ लूँ अगर आप समझे हैं शायरी का मतलब, आप शायरी का मतलब समझे हैं। मैं इतना विद्वान नहीं हूँ कि इनकी शायरी समझ पाया कि ये 3 में है कि 97 में है। अगर आप विद्वान हैं तो आप बता दीजिए भाई। आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, केवल सवाल लेंगे। और दूसरी चीज जो इन्होंने कहा कि संजय निषाद ने जब बोला तब आपने सवाल नहीं पूछा, जब दिनेश शर्मा ने बोला तब आपने सवाल नहीं पूछा, और इन्होंने एक बात छोड़ दी, जब संघ के प्रचारक महोदय जब बोलते हैं तब भी मैंने सवाल पूछा था। वो ब्राह्मण जाति से आते हैं और पंडितों पे जब उन्होंने टिप्पणी की थी तब भी मैंने बोला था, और जब संजय निषाद ने श्री राम जी पे टिप्पणी की थी तब भी मैंने बोला था, और जब दिनेश शर्मा जी ने माता सीता पे टिप्पणी की थी तब भी मैंने बोला था। इस बात को केवल आप इस बात पे नहीं जुटला सकते कि एक व्यक्ति किसी पार्टी विशेष का है और एक व्यक्ति किसी जाति विशेष का है, चाहे वो किसी जाति का हो। आप भाजपा की भाषा बोल रहे हो, कह रहे हैं। नहीं, भाजपा की भाषा कैसे बोल रहा हूं जब मैं कह रहा हूं कि मैं मोहन भागवत जी का विरोध किया, मैं संजय निषाद जी जब बात बोले श्री राम जी पे तब मैं विरोध किया, जब मैं माता सीता पे दिनेश शर्मा जी बोले तब मैं उसका विरोध किया। जब मैं आपका विरोध कर देता हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी आखिरी टिप्पणी चाहता हूं आप लोगों से। हाँ। 30 सेकंड से ज्यादा मैं किसी को वक्त नहीं दूंगा। 30 सेकंड, क्योंकि काफी टाइम हो गया और आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं जाना है। बुलडोजर प्रथा, इस पे 30 सेकंड की टिप्पणी, क्या मानते हैं आप? बुलडोजर जो चल रहा है, बाबा का बुलडोजर क्या सही दिशा में जा रहा है? देखिए, मैंने फिर अभी एक दिन पहले आपसे, हाँ बिल्कुल आप ही के चैनल पे मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने आपसे पूछा था कि जब माफिया और गुंडों के घर पे बुलडोजर चलता है तो आप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी चलवा रहे हैं, और जब वो बुलडोजर दीक्षित परिवार पे चलता है तो आप कहते हैं कि बुलडोजर का चालक उस बुलडोजर को लेकर के चला गया। तो यह सवाल बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बन करके खड़ा हो जाता है आपके सामने कि जब कुछ अच्छा कार्य हो और समाज में क्रेडिट लेने की बात हो तो वह बुलडोजर आपके द्वारा चलाया जाता है, वो इनकाउंटर आपके द्वारा चलाया जाता है। और जब कोई दीक्षित परिवार के ऊपर बुलडोजर चल जाता है, जब कोई तिवारी के ऊपर गोली चल जाती है, तब वो ना गोली आपकी होती है ना वो बुलडोजर आपका होता है। पर जब माफियाओं पे, जब एक मुस्लिम समाज पे चलता है और जब वोट के माध्यम से आपको लाभ लेना होता है तो वह बुलडोजर भी आपका होता है, वह गोली भी आपकी होती है। 30 सेकंड में और आपसे लेना चाहता हूं। देखिए, रामचरितमानस की बात हो रही है और चरित्र देख लीजिए। अखिलेश यादव जी आ करके जब बोलते हैं समाज में मौर्य जी से कि तुम अपने पिताजी से लेकर के आए थे क्या पैसा, तो उस दिन योगी आदित्यनाथ जी टपक से खड़े हुए और कहे ये पार्लियामेंट्री, ये सभ्यता नहीं है कि इस तरीके से आपको काम करना चाहिए, इस तरीके की भाषा आनी चाहिए। कल आप सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और कहते हैं कि तुम अपने बाप की इज्जत नहीं किए, तो यह चरित्र किसका कैसा है आपको स्वतः मूल्यांकन करना चाहिए और जनता को भी मूल्यांकन। 30 सेकंड का समय है। बुलडोजर प्रथा पे मेरा सवाल है, क्या बुलडोजर प्रथा को भारतीय जनता पार्टी सही मानती है? क्योंकि बुलडोजर खूब प्रचार प्रसार में भी चला था। बुलडोजर प्रथा को भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ देश के तमाम हिस्से में बुलडोजर प्रथा को प्रमाणिकता मिल चुकी है। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी, और माफियाओं के घरों पे बुलडोजर चलाना, ज़मीन कब्जा करने वालों के घरों पे बुलडोजर चलाना, और उसके बाद चुनाव में एक मुद्दा होना। हमारे नेता, हम सब ने बुलडोजर प्रथा को कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी माफियाओं के प्रति सख्ती की रवैया अपनाएंगे, उस पर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता ने मुहर लगा दिया और प्रचंड बहुमत के साथ ये इतिहास बना दिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, जो उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से एक बार सरकार बनाया। 30 सेकंड। बुलडोजर प्रथा सही मानते हैं, गलत मानते हैं, किस दिशा में देखते हैं? हालांकि गलत मानेंगे क्योंकि विपक्ष से हैं। समय बदलता है, बुलडोजर बनना बंद नहीं होगा, और बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर को चलाने वाले के पास दिमाग होता है, और वर्तमान में जो लोग बुलडोजर चला रहे हैं उनके पास शायद दिमाग नहीं। चलिए, बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। जुडिशरी सिस्टम पे भी सवाल उठता, लेकिन हालांकि समय कम है। 30 सेकंड। बुलडोजर प्रथा को किस रूप में अंकित मिश्रा देखते हैं? इन्होंने अभी जो कहा कि बुलडोजर आगे भी बनेगा, तो मैं इनसे पूछता हूँ, बुलडोजर पहले भी बन रहा था, पिछले सरकारों के पास दिमाग क्यों नहीं था? यानी वह कहीं न कहीं से माफिया और अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे, इससे यह बात सिद्ध होती है। दूसरी बात, अभी वर्तमान का जो बुलडोजर है, वह वर्तमान का बुलडोजर अगर माफिया के खिलाफ चल रहा है, अगर गुंडों के खिलाफ चल रहा है, तो उसी का ये परिणाम है कि आज आप इस भयमुक्त समाज में घूम रहे हैं। आज इस नौका बिहार की सड़कों पर लड़कियाँ जो है 12 बजे रात को सैर सपाटा पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास के कार्यों के साथ कर रही हैं, तो यह निश्चित रूप से इस सुशासन की सरकार का ही भरोसा है, और मैं बुलडोजर का समर्थन करता हूँ।
चलिए आप लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं? लड़कियां, यह दिन का न्यूज़ है, माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि 12 बजे रात को भी निकल सकती हैं। आप देख लीजिए कैमरामैन, और इसको दिखा भी लीजिए, ठीक है ना। बातें कह देने से अगर बातें पूरी हो जाती चलिए तो बहुत चलिए, तो सब मिला जुला के आज जो है रामचरितमानस पे भी चर्चा हुई। चर्चा इस बात की हुई कि मुख्तार अंसारी के प्रकरण में जो चीज़ें हुई वो कितनी सार्थक हैं, अभी उसमें क्या चल रहा है, और उत्तर प्रदेश के पुलिसिया सिस्टम पे भी सवाल उठा। उसका भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत सटीक, और ये सटीक जवाब था या फिर सटीक नहीं था, यह जनता तय करेगी, वो उसके लिए कमेंट बॉक्स खाली है। हालांकि आज का यह डिबेट मुझे लगता है कि पत्रकार चाय वाला का जो पहला ऑफिशियल डिबेट है, आप लोगों के आने से मुझे लगता है बाकी जनता भी देख रही है, जनता बताएगी कमेंट बॉक्स में, सार्थक रहा। और उम्मीद है कि इस परिचर्चा को ऐसे ही निरंतर हम लोग आगे बनाए रखेंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ जाते जाते, और यह चीज़ कोई एंकर, कोई पत्रकार, कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताता है। यह कार्यक्रम आधे घंटे 1 घंटे का था, उसके बाद साथ में हम लोग चाय पियेंगे और साथ ही साथ हम लोग घर जाएंगे। तो चर्चा कीजिए, लेकिन चौराहे पे चर्चा कीजिए, चाय की दुकान पे चर्चा कीजिए, अपने अपने पार्टी की विचारधारा के समर्थन में चर्चा कीजिए, लेकिन सिर्फ मतभेद विचारों का होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, और वो भी क्षणिक होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही हम आम जीवन में आते हैं, हम एक नागरिक हैं, और एक नागरिक दूसरे नागरिक का सम्मान करे, यह उम्मीद हम रखते हैं। तो कभी भी डिबेट का मकसद यह आपसी भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूँगा कि डिबेट को डिबेट की तरह से लें। बाकी यह प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप लोग अपना कीमती समय दिए। जारी रहेगा यह डिबेट शो आगे भी इसी तरह से, अगर आप लोग का प्यार मिलता रहा तो हिंदुस्तान का नंबर 1 डिबेट शो पत्रकार चाय वाला, जो कि एक नुक्कड़, एक सड़क के किनारे से शुरू हो रहा है, उसको नई ऊंचाइयों तक हम लोग लेके पहुंचेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ जय हिंद।